आज हम लोग पहले निबंध वाले टॉपिक को ही कवर करते हैं। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है नियोजित तरीके से बांधना, प्लान्ड वे में बांधना। किस चीज को बांधना है? शब्दों को बांधना है, भावों को बांधना और व्यक्तित्व को बांधना है। तीन चीजें बांधी जाती। शब्द, जब खूब लिटरेचर हम पढ़ लेते तो हमारे पास बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, उन्हीं को प्लान्ड वे में प्रस्तुत करना है। कुछ भाव हमारे अंदर तैर रहे हैं, उन्हीं भावों को हमें यहाँ, फीलिंग्स को यहाँ उतारना है। हमारा व्यक्तित्व झलकना चाहिए। ये तीन चीजों को जब हम बांधते हैं तो निबंध बन जाता। नियोजित तरीके से बांधना। निबंध कभी भी ज्ञान की परीक्षा नहीं होता है, ये लेखन शैली की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा होता ही नहीं। बहुत ज्ञान है तुम्हें निबंध में बहुत ज्यादा मिल जाएगा। प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर उसकी रुचि खत्म हुई किसी हिस्से में, नंबर वहीं आपके खत्म। निबंध में आद्योपांत शुरू से लेकर अंत तक इंटरेस्टिंग ये बना रहे, इसका बहुत ध्यान रखना होता है। पहली लाइन से खींच लेना होता है। 1 घंटे में एक निबंध निपटाना है तो 20 मिनट सोचना है, 40 मिनट में लिखना है। सिर्फ 600 शब्द लिखने, कोई बहुत ज्यादा नहीं। यानी 5वें पेज तक आते आते इसको खत्म कर देना है। वहां तो जगह भी बनी रहेगी, क्योंकि अब संभवतः ऐसी ही कॉपी ये लोग देंगे जिसमें पहले से ही हर चीज की जगह, या हो सकता है पुराने जमाने वाली दे दें, तो 5वें पेज तक खत्म कर देंगे। निबंध में ध्यान रखिएगा, इसकी प्रस्तावना ही कहीं हेडिंग वेडिंग कहीं किसी चीज की नहीं डाली जाती। मन में हम सोचते हैं कि इसकी एक प्रस्तावना अच्छी सी होनी चाहिए, जिसको भूमिका बोलते हैं। ये विषय से बहुत कुछ थोड़ा हटके, थोड़ा फिलोसफिकल और लिटरेरी अंदाज में। किसी महापुरुष के कोटेशन से लिखना बहुत सेफ रहता है, लेकिन कभी कभी ये ट्रेडिशनल बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने मन से कोई एक साहित्यिक वाक्य ढूंढें, उससे शुरुआत करें। वो सीधे विषय पे न होकर विषय की ओर हो। फिर जो पूछा गया है बड़े तफसील में, कहते हैं जिसके अंदर धैर्य बहुत अच्छा होता है वो 3 चीजों में बहुत आगे होता है। बड़ी अजीब सी बात है। धैर्य जिनके अंदर अच्छा होता है, एक तो वो निबंध बहुत अच्छा लिखते हैं, 2 वो कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं, खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, 3 वो पेंटिंग में बहुत आगे हो। और जिनके अंदर धैर्य की कमी होती है वो 3 अन्य क्षेत्रों में बहुत आगे हो जाते हैं। तो लक्ष्य पे हमेशा उनकी नजर रहती है, इसीलिए जरूरत से ज्यादा अनुशासित हो जाते हैं। उसी प्रकार से उनकी जानकारी का स्तर बड़ा ऊपर होता है, क्योंकि धैर्य की कमी तो फालतू की चीजों में नहीं आते हैं, सीधे जानकारी की बातों पे आते हैं। और तीसरा ये होता है कि इस तरीके के लोग जो है वो वर्सेटाइल टाइप के विषयों को पकड़ लेते हैं। यहां आपको अपने व्यक्तित्व को धैर्यवान बनाना होगा, कुछ भी जल्दी जल्दी मत लिखिए। मैं सोच ये रहा हूं कि क्यों ना एक ऐसे का मॉडल ही यहां डिस्कस कर लिया जाए। पहले आपको अगली कुछ दिनों तक के 9 ऐसे तो दे ही दिए जाएं जिस पर आपको काम करना है, ठीक। और उसके बाद फिर आप एक ऐसे यहां डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये 9 ऐसे तीनों सेगमेंट के 3-3 ऐसे रहेंगे। सेगमेंट फर्स्ट भाग 1 का ऐसे होगा सोशल मीडिया एक छुपा हुआ आतंकवाद। हिंदी में है तो अंग्रेजी वर्जन नहीं बोला जाएगा। सोशल मीडिया एक छुपा हुआ आतंकवाद। नारी स्वच्छंदता बनाम नारी सशक्तिकरण। नारी स्वच्छंदता बनाम नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण।
लोकतंत्र बनाम चुनाव तंत्र, लोकतंत्र बनाम चुनाव तंत्र। ऐसे कभी भी पढ़ा हुआ जैसा कुछ नहीं होता है। अगर ये पढ़ा हुआ है तो नंबर कभी नहीं मिलेंगे। ये अभ्यास के आधार पे इसमें नंबर प्राप्त किए जाते हैं। दूसरे सेगमेंट के कुछ लिखें। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उभरती महाशक्ति, अंतरिक्ष क्षेत्र में उभरती महाशक्ति। अगला, प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी के रूप में, एक चेतावनी के रूप में। अगला, बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका, बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका। ये दूसरे सेगमेंट के 3 हिस्से। अगला, तीसरे सेगमेंट के ऐसे लिखिए। भारत में कृषि का बदलता स्वरूप, भारत में कृषि का बदलता स्वरूप। वहां इंद्रधनुषी, रीजनरेटिव, इंटीग्रेटेड, ये सारी फार्मिंग बताने हैं रोचक तरीके से। नंबर 2, समस्या जल संसाधन की नहीं अपितु प्रबंधन की है। समस्या जल संसाधन की नहीं अपितु प्रबंधन की है। अगला, भारत का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। ठीक, ये 9 ऐसे आप करते रहेंगे, लेकिन डिस्कशन में आपसे वो नारी वाले पे करना चाहता हूं। तो ओम जरा बेटा उस ऐसे की टाइटल पढ़ें। हाँ, स्वच्छंदता का अर्थ होता है स्वतंत्रता। किससे स्वतंत्र होना चाहती है नारी? इस पे स्वतंत्रता चाहती है कि शक्ति चाहती है, इस पर चर्चा। अब आपको क्या नहीं करना है? पहली चीज, मैथिली शरण गुप्त को 100 साल से परेशान आप कर रहे हैं, अब उनको विश्राम दीजिए। इस प्रकार के हिस्से में थोड़ा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति वही एवरेज वाली लाइन से शुरू करता है, भला जीवन है तुम्हारी वही कहानी। अब इन सब चीजों से परहेज करिए। आगे बहुत प्रसिद्ध लेखक थे और एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि जो चीजें आप ज्यादा यूज करते हैं ना घिस सी जाती हैं, थोड़ा नएपन को लाइए। कोई आवश्यकता नहीं कि अबला जीवन की कहानी या पुरुष और स्त्री एक रथ के 2 पहिए हैं, बहुत दिनों से पहिया चल रहा है, थोड़ा विश्राम कराइए, नए संदर्भों में इसको सोचना शुरू करिए। तो पहले पैराग्राफ है, बहुत ध्यान से, है ना? थोड़ा कम चर्चित टाइप का लेकिन गहन अर्थ देने वाला।
एक लेखक मुंशी प्रेमचंद के विषय में बहुत बेहतरीन बात बोलते हैं, वो अपने दिमाग में रखिएगा। जितना कहानियां पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, इससे आपका उतना बेहतर होता चला जाए। तो वो लेखक कहते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिए कि वो शब्द बड़े सरल प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी भी सामान्य अर्थ उनका नहीं निकलता है। जैसे उनकी एक पात्र है गोदान की धनिया, वो एक लाइन बोलती है, आपको लगेगा कि क्या लाइन बोल दी, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। वो गांव के सभी मठाधीशों के सामने चिल्लाकर बोलती है, सूरज ऐसे आएगा। अब सोचिए, उसकी अपनी समस्या, उसका घर नीलाम होने की कगार पे है, लेकिन कहां जोड़ के ले जा रहे? सूरज, स्वराज। सूरज आएगा धर्म से, न्याय से, न्याय की जगह नियाव। और एवरेज लगता है ये वाक्य देखने में, अर्थ कितना गहरा है। बिल्कुल वही स्थिति होनी चाहिए। तो अच्छे से वाक्यों के साथ पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। कोटेशन से ही शुरू करें, दार्शनिक विचार से शुरू करें, ये जरूरी नहीं है। एग्जामिनर पहले पैराग्राफ से बाध्य हो जाए आप पर विचार करने की। तो कुछ इस तरीके से सोचिए, मनुष्य की एक स्वाभाविक कमजोरी है, वो प्रायः एकांगी हो जाए। अगर वो उत्तरी ध्रुव पे खड़ा है तो फिर दक्षिणी ध्रुव से विपरीत नजर आता है। हमारे समाज की भी वही कमजोरी है। कुछ लोग हर जगह इतना ज्यादा नारी स्वच्छंदता, नारी स्वतंत्रता चिल्लाने लगते हैं तो पुरुषों के लिए आतंक बन जाता है। तो कुछ लोग इतना ज्यादा परंपरावादी हो जाते हैं कि उनके लिए नारी की स्थिति पर विचार करना ये आवश्यक ही नहीं होता है। ये अभी आप डिस्कस करें, अभी शुरू नहीं किया आपने, अभी पहले 2 लाइन तो आपकी अपने मन से हो, बहुत आकर्षक हो। इस ऐसे में हम एक काम और करने वाले थे और ये काम हमें बर्बाद कर देता है। क्या? नहीं कि आदमी हर चीज हड़प्पा काल से शुरू करता है। मोबाइल पे भी लिखने को कह दिया जाए तो हड़प्पा में एक मोबाइल के साक्ष्य मिले, क्योंकि एक आदमी कान पे हाथ लगाए बैठा। क्यों हड़प्पा से ही हर चीज को खोजते हो? और पूरा इतिहास बताता है वो, वैदिक काल में नारी को इतनी स्वतंत्रता थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शस्त्रार्थ कर लिया था। मध्यकाल में भी रजिया जैसी नारी थी। आराम दो इनको, बहुत ये भूमिकाएं निभा चुकी हैं अपनी। अलग तरीके से बात करो, थोड़ा वैचारिक गहनता दो। पहले 4 लाइन एकदम दार्शनिक अंदाज में, जैसे दिन और रात मिलकर एक दिन बनाते हैं, वैसे ही पुरुष और स्त्री मिलकर एक समाज बनाते। प्रकृति ने सबकी भूमिका तय की, कोई एक दूसरे की भूमिका का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, सबका महत्व होता। इस तरीके से करते हुए चलिए। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर कोई पुरुष पीड़ित हो रहा है वो भी उतनी चिंता की बात है, जो कोई स्त्री पीड़ित हो रही है वो भी उतनी चिंता की बात है। ये सब मूर्खतापूर्ण प्रलाप है कि 500 साल वो पीड़ित हुई तो अब अगले 500 साल ये पीड़ित होंगी। कीचड़ से कभी कीचड़ नहीं धुलता। ये सब वहां नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए मैं बोला। शुरुआत एकदम दार्शनिक अंदाज में, जहां हम भटक जाते हैं इसे भटक जाता है। हम अच्छी तरीके से, अब वहां उस पैराग्राफ पे आएंगे, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि समाज बहुत ज्यादा उपयोगितावादी होता है। खुद हमारे जीवन में जिसकी उपयोगिता नहीं हम दरकिनार कर देते हैं। घर में 80+ बूढ़े लोग सबसे ज्यादा दरकिनार होते हैं। अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं, न वो अर्थ दे सकते हैं, न मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो किनारे कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे आर्थिक जीवन में परिवर्तन आए तो हमने देखा कि हमारे लिए कौन उपयोगी हो सकता है। दुर्भाग्य से नारी की उपयोगिता घटती चली, और वहीं ये 2 लाइन में आपने इसको बताया। ऋग्वैदिक काल की समानता के बाद से हम देखते हैं कि नारी की उपयोगिता कम होती चली जाती है।
पूर्व मध्यकाल तक आते आते उसकी उपयोगिता समाज में सिर्फ एक भोग की रह गई। पूरा इतिहास एक साथ समेट दिया। मध्यकाल भी इसका अपवाद नहीं था। लेकिन जब मानवता आधुनिक युग में आती है, जहां तर्क और मानवतावाद को वरीयता मिली, एक चीज तो समझ में आ गई, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कहते हैं जिसका पेट निकला, आंखें धसी, हाथ पांव दुबले दुबले, वो कुपोषित। अगर समाज का आधा हिस्सा अशिक्षित है, आधा हिस्सा असमर्थ है, तो उस स्थिति में स्वस्थ समाज नहीं बने। मनुष्य ने आधुनिक युग में एक नई दृष्टि विकसित की, और वो दृष्टि उसकी कहती है कि समाज के प्रत्येक कोने पर नजर डालो, प्रत्येक कोने को सशक्त बनाओ। फिर उसके बाद लौट कर आइए और थोड़ा सा चुभते हुए वाक्य लिखिए। नारी का सशक्तिकरण, जैसे ईश्वर के विषय में कहते हैं, अगर न भी होता तो हमें आविष्कार करना पड़ता। नारी का सशक्तिकरण आपकी अनिवार्यता है। किसी बच्चे का पहला और सबसे प्रभावी स्कूल की मां होती, वही स्कूल आपने कमजोर कर दिया है। बड़ी सीधी सी बात है, कमजोर शिक्षक बच्चों को क्या ज्ञान देगा और क्या संस्कार देगा? वो यूट्यूबर बना रहेगा, उल जुलूल की बातों से किसी तरीके से समय गंवाएगा। तो फिर उस स्थिति में नारी सशक्तिकरण समाज की एक आवश्यकता बनकर आया। अब यही एक बात आती है कि नारी का सशक्तिकरण कैसे हो। तथा ये दृष्टि से हम विचार करते हैं तो कहते हैं, अभी भी क्लास में बहुत से लोग उत्तर दे देते हैं मेंस की क्लास में ना, खूब पढ़ा दो। पढ़ाने से किसी समस्या का समाधान हो जाता है क्या? सांसदों के विषय में बड़े मूर्ख टाइप के लोग, जिन्होंने अभी अच्छा 1 या 2 स्तर का नॉलेज प्राप्त किया, कि राजनीति के विषय में क्या बताते हैं, कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य होना चाहिए। 75% से ऊपर सांसद ग्रेजुएट ही, डिग्री से कुछ नहीं होता है। समझ असली चीज होती है, विवेक असली चीज होती है। कोई तब तक सशक्त नहीं होगा जब तक वो पराधीन है। और फिर यही थोड़े से कोटेशन, थोड़े से दोहा चौपाई की जरूरत पड़ती है। पराधीन सपने सुख न है। तो पराधीनता को खत्म करना ही सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम है। आप देखते होंगे, माता पिता कई करोड़ का दहेज दे के लड़की की बड़ी अच्छे परिवार में शादी करते हैं, वहां सशक्त नहीं होती और अशक्त हो जाती है। क्योंकि वहां जितनी अन्य लड़कियां आई हैं वो भी ऐसे ही अरबपतियों के परिवारों से पैसे के दम पे आई, वहां उसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है। उस कंडीशन में अगर कोई आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर सिर्फ अर्थ कमाने भर से नहीं होता है, अपने हित अनहित समझने से होता है, समझने से। तो नारी के सशक्तिकरण में उसका अपने हित अहित समझना, निस्संदेह शिक्षा से इसमें धार आती। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री आ गया तो सब कुछ हो गया, लेकिन अगर सही से शिक्षा अर्जित की तो धार आएगी। उसके बाद फिर आज का युग अर्थ प्रधान युग है। तमाम भौतिक आवश्यकताएं होती, उनकी हमको पूर्ति करनी होती है, और इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। तो नारी के सशक्तिकरण की दिशा में दूसरा कदम उठता है। तमाम प्रकार के अवसर भी हैं जो कुछ सरकार उपलब्ध कराती है, कुछ विज्ञान और तकनीकी ने उपलब्ध कराया है। उन सब का लाभ उठाते हुए नारी को खुद को इस दृष्टिकोण से सशक्त करना होगा। अब ये जो प्रश्न था कि सशक्तिकरण और स्वच्छंदता में क्या अंतर है, बस सिर्फ इतना ही, ये है नियंत्रण विहीन अधिकार, संभव ही नहीं। एक तरफ आप कहते हो, जब मूल अधिकार देते हो तो कहते हो कि आपके अधिकार वहीं खत्म हो जाते हैं जहां दूसरे के अधिकारों पर इंटरेक्शन शुरू होता है। एक तरफ आप कहते हो कि एक जगह तितली अगर पंख फड़फड़ाती है तो दूसरी तरफ उसका असर दिखता है। तो किसी भी कर्तव्य के बगैर सिर्फ अधिकार अगर दे दिए जाए तो एक अनैतिकता और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो देखने को मिलता है। मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे वो पहनूं, मैं चाहे ऐसे रहूं, ये दृष्टि नहीं है।
कर्तव्य बोध सब में होना चाहिए। हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, अपने कर्तव्यों को अगर ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं तो किसी दूसरे को उसमें दखल देने का अधिकार नहीं। कर्तव्य सिरे से गायब है। हो सकता है आप सक्षम हो, आप कोई फिल्म एक्ट्रेस हो, आप अश्लीलता फैला रही हो और आप सक्षम हो क्योंकि आपने 4-6 बाउंसर नियुक्त कर रखे, लेकिन 8 बजे या 9 बजे जाड़े में क्लास से छूटकर 15 किलोमीटर जाने वाली लड़की के लिए तो संभव नहीं है ना, तो भी 4 बाउंसर रखे, 3 जगह ऑटो बदल के उसको जाना होता है। आपकी हरकत से उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। आपकी किसी भी हरकत से अगर उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है तो आपकी हरकत तो प्रतिबंधित होनी ही चाहिए। बाकी आपका व्यक्तिगत जीवन जिस हद तक किसी दूसरे के लिए वो कोई नकारात्मक तत्व नहीं देता है, तब तक आप उसको अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। स्वतंत्रता अगर कर्तव्य के साथ एक स्वतंत्रता लेकर चल रही है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। उससे अगर लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है तो कोई आपत्ति नहीं। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी शर्तों पे जीवन जीने लगे हैं, तो पहले दिन से नहीं जी रहे हैं। आप कल्पना करिए, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कितने खिलाड़ियों के नाम कुछ हफ्ते पहले तक जानते थे, आज वो हमारे समाज के हीरो। ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि लता मंगेशकर जब आई होंगी तो पहले दिन से अपने शर्तों पे गा रही हों। 150 रुपए महीने पे सैलरी पे इन लोगों ने करियर शुरू किया और फिर बाद में अपने शर्तों पे, तो बड़ी सीधी सी बात है, उसके लिए प्रयास किए गए, परिश्रम किया गया, अपने आप को इस योग्य बनाया गया। ये ध्यान रखेंगे। और फिर कोटेशन बीच बीच में, वो कोटेशन बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन है, सबसे मजबूत अधिकार मिलते हैं कर्तव्यों के पालन से। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है वो स्वतः जो है अधिकार संपन्न हो जाता है। घर में सबसे छोटे व्यक्ति के पास भी अगर ज्यादा कर्तव्य निभाने की क्षमता है तो आप देखते हैं सब उसी के प्रति उन्मुख हो जाते हैं। ऑफिस में भी हो सकता है, अक्सर ऐसी स्थिति आ जाती है। बगल में एक जिला है, आप कभी भी उस जिले की कोई घटना देखिएगा, उस जिले की पुलिस अधीक्षक का नाम नहीं आता है, अपर पुलिस अधीक्षक का नाम आता है। अपर पुलिस अधीक्षक छोटे हैं, एक रैंक, लेकिन उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। राजेश कुमार पांडे, हम लोग सब साथ ही पढ़े हुए हैं। आप देखिए कोई घटना कानपुर देहात की आएगी, हमेशा उन्हीं का बयान आता। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार पांडे ने कहा, उन्होंने बयान दिया। क्यों? वो इतने ज्यादा अपना कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे कि सारे के सारे लोग उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। आप कर्तव्य निभाइए, अधिकार स्वतः आ जाएंगे। अधिकार अधिकार चिल्लाएंगे, कर्तव्यों को इग्नोर करेंगे, सिर्फ एक अराजकता उत्पन्न हो। कुछ प्रश्न और, ऐसे में पैराग्राफ जरूर बदलिएगा। ऐसा ना हो जाए इतनी बड़ी गलती कर दें आप कि पूरा पेज जो है आपका एक ही पैराग्राफ में हो जाए। ब्लंडर है, यही नियोजित तरीके से व्यक्तित्व को बांधने का उल्लंघन, ये ब्लंडर है। उसके बाद इसमें कोटेशन जब लिखें तो पेन बस बदल दीजिए, अपने आप आयोग समझ जाता है। अंडरलाइन क्या करनी चाहिए, आपको लगता है तो 1-2 बार कर सकते हैं। हर पेज पे 4-4 बार करेंगे वो ऐसे को बेडौल बना देता है। हर पेज पे 4-4 बार अंडरलाइन मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपने कोई वास्तव महत्वपूर्ण बात कही है, पूरे 600 शब्दों के ऐसे में 1 या 2 बार ऐसा कर लीजिए, कोई बुराई नहीं। ज्यादा बेहतर होता है कि नीले पेन से लिखते लिखते आप 2 ही प्रकार के पेन यूज कर सकते हैं, नीला और काला। तो नीले से लिखते लिखते आप अचानक काले से लिखने लगे एक आध लाइन, तो वो अपने आप कोटेशन हो जाती है। इससे में सबसे बड़ी चीज होती है निष्कर्ष, कंक्लूजन। जितना जरूरी प्रस्तावना था उतना जरूरी निष्कर्ष। आपका व्यक्तित्व खूब उभरना चाहिए और इस प्रकार के ऐसे में जो महिला सशक्तिकरण की लड़कियों को तो अपना व्यक्तित्व खुलकर सामने रखना चाहिए।
खुद एक महिला होने के नाते या खुद एक लड़की होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि स्वच्छंदता से ज्यादा हमारे जीवन के लिए सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो ये सशक्तिकरण हम जितना अपने कर्तव्यों को निभाते हैं उतना ही हम अपने अंदर और महसूस करते हैं। कर्तव्यों को त्याग कर आज तक कोई बड़ा नहीं बना। इस तरीके की चीजें खूब डालिए। ये व्यक्तित्व का उभरना है। आंकड़े पांकड़े कुछ मत दीजिए। कभी हाल ही में एक आंकड़ा आया, विश्व की संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतने प्रतिशत ही। आर्टिफिशियली अगर प्रतिनिधित्व बढ़ा भी दिया गया तो इसका आम महिला पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आप उसमें सुझाव दीजिए कि किसी एक देश में महिला के राष्ट्रपति बन जाने से अगर उस देश की आम महिला की स्थिति में सुधार नहीं आता है, हम मानेंगे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसका योगदान शून्य है। लेकिन अगर महिलाएं समाज में सुरक्षित हैं, अगर महिलाएं भेदभाव से मुक्त हैं, अगर महिलाओं को अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उस कंडीशन में संसद में उनके प्रतिशत का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता। ताकत स्वतः स्फूर्त होनी चाहिए, अर्थात खुद सशक्त हो और शीर्ष पे पहुंचे। ये कहीं ज्यादा जरूरी है, बशर्ते कि संसद में 1/3 आरक्षण देकर एक सांसद को यह अवसर दे देना कि अपनी बेटी के लिए भी अब एक सीट रिजर्व करा लेगा। उसकी जगह हमें आम स्त्री का आगे बढ़ना, ये नारी सशक्तिकरण की ओर ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत करेगा। और निष्कर्ष में एकदम पॉजिटिव कि मानव विज्ञानी ये मानते हैं हम धीरे धीरे जो है वो आदिम प्रवृत्तियों से मुक्त होकर, सभ्य होकर और एक अधिकाधिक सभ्य समाज की ओर अग्रसर होते हैं। पहले जिन चीजों को एकदम स्वाभाविक माना जाता था, स्त्री पुरुष के अधीन ही रहनी चाहिए, एक स्वाभाविक सी चीज, तमाम जगहों पे सती प्रथा जैसी चीजें थी, तमाम जगहों पे बहुविवाह जैसी चीजें थी। धीरे धीरे इन प्रवृत्तियों से हम मुक्त हुए हैं और धीरे धीरे जो है समाज में नारी के लिए बेहतर स्थितियां बनी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जागरूकता, शिक्षा की जगह जागरूकता ज्यादा जरूरी होती है। कक्षा 2 तक पढ़ा व्यक्ति हो सकता है कि 4 डिग्री रखने वाले ज्यादा समझदारी भरी बात करें। डिग्री रखे और अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वालों के साथ नासमझी, सतहीपन की गुंजाइश ज्यादा होती। उन्होंने कहीं से एक सतही बात पढ़ ली, बस उसी बार बार जोड़ देते थे। कुतर्क करने की क्षमता ज्यादा पा जाते हैं तर्क पूर्ण बात रखने की तुलना में। तो फिर आपने थोड़ा सा इस बात को भी उभारने की कोशिश की कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, नारी समाज में स्वावलंबन आएगा, नारी के प्रति भी समाज का दृष्टिकोण बदलेगा। इसकी शुरुआत घर से ही होती है। कुछ परिवर्तन घर से किए जाते हैं और इसको ध्यान रखना है। तो एक सकारात्मक सा निष्कर्ष ऐसे में होना बहुत जरूरी है, जो भविष्य की ओर एक उम्मीद जगाए। काट पीट ऐसे मत करिएगा, जो फ्रेमिंग वगैरह करनी हो पिछले पेजेज में करके रफ लिख कर उसके तिरछा काट दीजिएगा। यहां बीच बीच में लिख लिख के मत काटिएगा। बार बार जब ऐसे हर हफ्ते एक ऐसे लिखने से फ्लुएंसी बन जाती है, और जैसे फ्लुएंसी बन जाती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती है। फिर उस परिस्थिति में व्यक्ति बड़े अच्छे तरीके से अपने ऐसे को व्यक्त कर लेता है। साहित्यिक शब्दों का महत्व होता है, वो शब्द बने रहे। बहुत क्लिष्ट शब्द मत लिखिएगा। आप इस भ्रम में एकदम मत रहिए कि बहुत क्लिष्ट शब्दों को लिखने से बहुत नंबर मिल जाते हैं। ऐसे में फ्लुएंसी और सरसता होनी चाहिए, रस एक दिखना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं खत्म होना चाहिए। आंकड़ेबाजी ऐसे नहीं, वो लेख का विषय। ये सब चीजें 1 घंटे में नहीं आ जाएंगी। ये सब चीजें आती निरंतर अभ्यास से। अगर मान लेते हैं 3 महीने भी अभी एग्जाम के, हर हफ्ते आदमी एक कैसे लिखेगा, 9 तो अभी आपको बता दिए गए, ऐसे ही अगली क्लास में फिर कुछ बता दिए जाएंगे। हर हफ्ते एक ऐसे लिखने से चाहे जो ऐसे वहां आ रहा, मैंने पहले ही कहा कि वहां आंकड़ों का महत्व नहीं, तो ये कोई
अर्थ इसका नहीं है कि पढ़ा हुआ आया या नहीं आया। लिखने की शैली विकसित करनी, मात्रात्मक त्रुटियां एकदम ना हो। तभी संभव जब आप लिटरेचर पढ़ते रहें और अच्छे शब्द, मुहावरेदारी, थोड़ा सा व्यक्तित्व का खुलापन, इन सबको तो हमेशा महत्व मिलता है। यहाँ भाषा शुष्क नहीं होनी चाहिए, इसलिए शेरो शायरी, कोटेशन, इस तरीके की बातें चलती। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे 3 प्रकार के लेखन शैलियां होती हैं, ध्यान रखेंगे। अभिधा, सीधे सीधे कह दिया, ये जीएस में चलता है। व्यंजना, थोड़ा वर्णन कर दिया। लक्षणा, मुहावरों वगैरह से बात कहना। रात हो गई है, बल्ब जला दो, सीधे सीधे कह दो, ये जीएस में चलता है। जीएस के नंबर यहां है। अरे भाई कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, सीधी सी बात है कि लाइट की जरूरत है। लेकिन उस तरीके से थोड़ा मुहावरेदारी की बात की गई। जैसे एक बात बोली जाती है ना कि फला व्यक्ति सिंह है। मनुष्य कैसे शेर हो सकता है? शेर अलग होता है, मनुष्य अलग होता है। तो शेर के लक्षण कुछ होते हैं, वो निर्भीक है, कुछ वैसे ही लक्षण प्रकट किए जाते हैं। तो इसमें इन दोनों शैली का प्रयोग तो इससे में करते हैं, इससे थोड़ा बचते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये निरंतर अभ्यास से ही आएगा। बारंबार बारंबार लिखते रहेंगे, चेक कराते रहेंगे, जब तक डबल टिक नहीं मिल जाता है तब तक प्रयास करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। कुछ भी आया, वन लाइनर अप्रोच से सर्वथा मुक्त रहेंगे। सर्वथा ये जहरीला, तो अपने आप ये चीज सुधरती चली जाती है। निरंतर अभ्यास करना होता है। क्लिष्टता से, दुरूहपन से बचिएगा, किसी चीज को बहुत क्लिष्ट मत कर दीजिएगा। और शुरुआत बहुत आकर्षक, अच्छी, निष्कर्ष ऐसा कि एक बार एग्जामिनर का मन फिर से प्रसन्न हो जाए, अधिकाधिक नंबर वो दे सके। यहाँ सीमा होती है, 40% से 80% के बीच लोग रहते हैं नंबर पाते। 40 वाला किसी स्थिति में नंबर नहीं पाएगा, 80 वाला कहाँ पहुंच जाएगा कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी चुभती हुई बात नहीं लिखनी। अगर राजनीतिक परिस्थितियों पे भी कर रहे हैं तो किसी वर्तमान पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेते, कभी नहीं लेते, किसी दल का नाम नहीं लेते। कोई चुभती हुई बात नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा लग जाए। पहली लाइन से निष्कर्ष नहीं देने लगते, पहले चीज पर विचार करते हैं कि पहली लाइन से निष्कर्ष देना शुरू कर दिया। नारी सशक्तिकरण, यही वर्तमान में भारत की नारी बड़ी मजबूत हो रही। शुरुआत किया, एग्जामिनर पहले ही लाइन में जान जाता है कि 10 में 2 नंबर लाया कैसे है। अगर मान लेते हैं 10 नंबर का है, 2 नंबर। वहीं दार्शनिक अंदाज से साहित्यिक बात कही जाती है, जब सभी जानते हैं इसको नंबर अच्छी मिलनी चाहिए। बाकी अगर राइटिंग बहुत अच्छी ना हो तो लिख लिख कर अभ्यास करिए। राइटिंग बहुत अच्छी ना हो तो अच्छी बनाने का तरीका ये होता है, शब्दों को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 2 शब्दों के बीच थोड़ा गैप कर दीजिए और शब्दों को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, और ये तिरछी तिरछी लिखना बंद कर दीजिए। कई कई बच्चों को देखता हूं ऐसे ऐसे लिखने लगे, ऐसे, यहां शुरू की। ये सब नहीं किया जाता, वहां कोई नदी नहीं चल रही। बारंबार अभ्यास करिए, क्योंकि जो एग्जाम आप देंगे इसमें कोई इंटरव्यू तो है नहीं। जाहिराना तौर पे 12 बच्चों में से 1 को फाइनल मौका मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 से 11 भी आप ही के कैलिबर के हैं। आपको अपने आप को उनसे बेहतर सिद्ध करना है। जैसे तैराकी के सारे गुण बता दिए जाएं, लेकिन जब तक पानी में व्यक्ति उतरेगा नहीं, तैराकी नहीं सीखता। यहां भी करना पड़ता है। तो जो आज कुछ बताया गया है उसको करिए। अगले सैटरडे को एक ऐसे ही और टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तैयार करें इन सब चीजों को अच्छे तरीके से।